हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब हिमनद के अपर्दन द्वारा, देखो हिमनद जो अपर्दन करके स्थलाकृतियाँ कर रही है वो अलग है, और जो निक्षेप यानी कि डेपोजिशन से जो कर रही है वो अलग है। तो पहले इरोजनल टोपोग्राफीज पढ़ेंगे, इरोजन से जो बन रही है वो टोपोग्राफी पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ जो है हिमनद की, उसमें पहला है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी में क्या है, पर्वतीय भागों में छोटी हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होता है। किनारे वाले भाग खड़े ढाल वाले होते हैं, जबकि तली सपाट व चौरस होती है। हिम नदों की घाटियों में अंग्रेजी के यू अक्षर की ये घाटियां बन जाती हैं। इसी यू अक्षर के आकार पर इन घाटियों का नाम हो गया है यू आकार की घाटी। हिमनद के अपघर्षण उत्पाटन की क्रियाओं द्वारा इन घाटियों का निर्माण होता है। किनारे किनारे वाले भाग खड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो तली है वो चौरस होती है और सपाट होती है। ये तो आपका हो गया यू आकार की घाटी। अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म है लटकती घाटी या निलंबित घाटी। जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई दिखाई देती है। सहायक घाटियां जहां मुख्य घाटी में मिलती है वहां मुख्य घाटी का तल सहायक घाटियों के तल से नीचा होता है, अतः मुख्य घाटी पर ये लटकती हुई नजर आती हैं और इन्हें कहते हैं लटकती घाटी। तीसरा है सर्क या हिम गयार। सर्क या कूरी, कूरी कहो चाहे सर्क कहो वो बात एक ही है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद की घाटियों के शीर्ष भाग पर अर्धचंद्राकार कटोरे के आकार का विशाल गर्त गहरा हो जाता है। पार्श्व या किनारा खड़े वाला होता है। देखने में सर्क अर्धगोल रंगमंच के समान दिखते हैं। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी से मिलता जुलता है। सर्क प्रायः हिम से भरे होते हैं, इसी कारण इन्हें हिमगर्भ या हिमगार या हिमगर्त भी कहा जाता है। यानी कि आपका एक तरीके से कट करके आराम कुर्सी जैसी शेप हो जाती है और उसे हम सर्क कहते हैं। उसमें हिम जमा रहता है, भरा रहता है। फिर है आपका टार्न। टार्न क्या है, ये इस प्रकार सर्क के बेसिन में एक शैल बेसिन का निर्माण होता है। हिम पिघलकर अदृश्य हो जाता है तो इस शैल बेसिन में जल भर जाता है। इसमें छोटी झील का निर्माण होता है और इस झील को सर्क झील या टार्न कहते हैं। इसमें छोटी झील का निर्माण बन जाता है, उसमें उसको सर्क या टार्न झील कहते हैं। फिर है अरेत। अरेत या तीक्ष्ण कटक। जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर अर्धचंद्राकार गर्त अर्धवृत्ताकार गर्त या सर्क एक दूसरे की ओर सरकने लगते हैं तो उसके मध्य के भाग अपर्दित होकर के एक नुकीला सा भाग बन जाता है। इसका आकार कंघी के आरे या दांत के समान होता है और नुकीली तीक्ष्ण कटक या अरेत बन जाती है। उसको कहते हैं तीक्ष्ण कटक या अरेत। दो तरफ से कट रहा है ना, पहाड़ी के एक दूसरे दो तरफ से कट के सर्क और एक दूसरे की तरफ खिसक रहा है वो सर्क, तो फिर बीच में एक ऐसा अरेत या कटक जैसा बन जाएगा। फिर है हॉर्न। जब पहाड़ी के पार्श्वों में कई तरफ से सर्क बन जाते हैं और वह निरंतर अपघर्षण के कारण पीछे हटने लगते हैं, उनके मिलने पर पिरामिड की नुमा एक चोटी का निर्माण होता है। इस नुकीली चोटी को गिरिशृंख या हॉर्न कहते हैं। स्विट्जरलैंड में ऑल्प्स पर्वत पर स्थित मैटर हॉर्न इसका मुख्य उदाहरण है। और भी कई जगह आपको इस तरह के हॉर्न मिल जाएंगे। यानी चारों तरफ से आपका सर्क बन रहा है तब एक नुकीला पिरामिड नुमा कटक आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है नूनाटक। नूनाटक क्या है, हिमनदों के बीच ऊंचे उठे टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं नूनाटक कहलाते हैं। नूनाटक हिम क्षेत्र या हिमनद को की विशाल हिमराशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान होते हैं, इसी कारण नूनाटक को हिमांतर द्वीप भी कहते हैं। अब है नेक्स्ट जो है शंग एवं पुच्छ। शंग एवं पुच्छ में क्या है, जब किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ के समान निकला रहता है, जिस ओर से हिमनद आता है
उस ओर प्लग या बेसाल्ट ऊंचे उठे हुए स्थित भाग मुलायम मिट्टी या हिमनद द्वारा अपर्दन हो जाते हैं तथा ढाल ऊबड़ खाबड़ और खड़ा हो जाता है। ढाल से होकर हिमनद जब बेसाल्ट के ऊपर उठे हुए भाग या प्लग को पार करके दूसरी ओर उतरने लगता है तो प्लग के साथ संलग्न दूसरी ओर मुलायम शैल का कम अपर्दन वाला भाग होता है, क्योंकि हिमनद द्वारा यहाँ पर शैल को संरक्षण प्राप्त होता है। इस कारण दूसरी भाग हल्का मंद ढाल रहता है और इस प्रकार बेसाल्ट या प्लग वाले ऊंचे भाग को श्रृंग और उसके पीछे वाले भाग को पुच्छ कहते हैं। समझ में आ गया? श्रृंग एवं पुच्छ, क्रैग एंड टेल अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो। अब नेक्स्ट है भेड़ पीठ शैल या रोशमुटौने। रोशमुटौने क्या है? ऐसी हिम अपर्दित शिलाएं होती हैं ये जो कि दूर से देखने पर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कोमल ऊन वाली भेड़ बैठी हो, है ना। कोमल ये टीले हिमनद के मार्ग के अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु हिमनद अपघर्षण द्वारा टीलों को अपर्दित कर देता है। इन टीलों पर जिस ओर से हिमनद बढ़ने लगता है उस ओर हिमनद अपघर्षण द्वारा टीले का भाग अपर्दित कर घर्षित कर उसको चिकना और हल्के ढाल वाला कर देता है और हल्के ढाल के सहारे हिमनद आसानी से टीले पर चढ़ जाता है, परंतु दूसरी ओर उतरते समय हिमनद द्वारा अपर्दन कम होता है। तो आप दूर में अगर देखें तो ऐसा लगता है जैसे भेड़ बैठी हो। रोशमुटौने, समझ में आ गया रोशमुटौने। अब है हिम सोपान। ये वृत्ताकार सोपान होती है जिन्हें दैत्याकार सोपान भी कहते हैं। ये प्रत्येक सोपान की लंबाई कई मीटर से कई किलोमीटर तक होती है और जैसी सीढ़ियाँ होती है वैसी बड़ी बड़ी दैत्याकार सीढ़ियाँ बन जाती है हिमनद के फ्लो से। और हिम सोपानों में क्लिफ के पास सिरे गहरे होते हैं। हिम के पिघल जाने से गर्तों में जल एकत्र हो जाता है और छोटी छोटी झीलें भी बन जाती है। जो छोटी छोटी झीलें हैं उनको कहेंगे, जैसे हिम है, हिम के जो जहाँ पर सोपान खड़ा हुआ है, जिस तरफ से खड़ा हुआ है वहाँ गर्त बन जाएंगे, तो उन गर्तों में हिम पिघल करके पानी भर जाता है तो एक झील का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को बोलते हैं पैटर्नोस्टर झीलें। यानी हिम सोपान के साथ ही आपको ये वाला लैंडफॉर्म भी देखने को मिलेगा, पैटर्नोस्टर झीलें। पैटर्नोस्टर लेक्स में क्या है कि जो बड़ी बड़ी दैत्याकार सोपान हैं उन सोपान के अंदर जहाँ गर्त बन जाते हैं और इन गर्तों में आपको हिम पिघलने से झील दिखाई देगी। अब नेक्स्ट है फियोर्ड। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत चोटियों को फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड एक प्रकार का तट का किनारा है। फियोर्ड के दोनों गोलार्धों में मिलते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, यहाँ पर आपको फियोर्ड देखने को मिलेंगे। फियोर्ड गहरे जल के सागरीय भाग हैं जिनकी दीवारें खड़े ढाल वाली होती हैं। इनमें सहायक नदियाँ, घाटियाँ मिलती हैं। फियोर्ड किनारे के पास से अधिक गहरा होता है और सागर की तरफ जाने पर उथला होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना ही आज के लिए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।